नमस्ते बच्चों। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हम जो पढ़ चुके थे वो है वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, रोग एवं चोट। आज हम पढ़ेंगे उसका अगला कारक, वो है घर का वातावरण। बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास में घर का जो वातावरण होता है बच्चों, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं, हमने बचपन से सुना है और समझा है कि घर ही बालक की पहली पाठशाला होती है। यानी कि बच्चा जो कुछ सबसे पहले सीखता है वो अपने घर में सीखता है और सबसे पहले अपनी माता से सीखता है। तो माता को पहली शिक्षिका कहा जाता है और घर को बालक की पहली पाठशाला कहा जाता है। घर के सदस्य उसके संगी साथी होते हैं, क्योंकि जब वो बड़ा होता है तो सबसे पहले वो अपने सदस्यों को ही देखता है। अपने माता पिता, भाई बहन, इन्हीं लोगों को देख करके वो बड़ा होता है। घर में ही उसका पालन पोषण किया जाता है, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी वहीं होती है। बच्चों, घर वो जगह है जहाँ पर कि बच्चे को प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, सहानुभूति, सौहार्द, त्याग, बलिदान और भी ऐसे कई सकारात्मक गुण हैं जिनको कि सीखने का अवसर उसे मिलता है। यानी कि घर में ही बच्चा ये सारी चीज़ें सीख पाता है। इसलिए बच्चों, घर का वातावरण सुखद, शांत, स्वच्छ, मनोहारी और नैसर्गिक होना चाहिए। वैसे तो बच्चों क्या होता है कि घर में अगर कोई बच्चा पलता बढ़ता है और उसे उचित वातावरण मिलता है तो उसका विकास बहुत ही उत्तम प्रकार से होता है। लेकिन बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को घर में एक अच्छा और उत्तम वातावरण मिले। कई बार ऐसे घर भी होते हैं जहाँ की पति पत्नी के बीच में आपसी तनाव होता है, कलह होता है और जो परिवार के और भी सदस्य होते हैं उनमें लड़ाई झगड़े रहते हैं, तनाव रहता है और वो आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसी जगह पर जो बच्चे विकसित होते हैं उनका विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या होता है बच्चों, या तो जो बच्चा होगा वो या तो डर से ग्रस्त हो जाएगा, डरा हुआ सहमा हुआ रहेगा, या फिर उसमें भी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, वो वैसा ही दिख रहा है और वैसा ही सीख रहा है। तो इस परिस्थिति में उसके अंदर नकारात्मक गुणों का विकास भी हो जाता है और नकारात्मक गुणों के विकास के कारण बालक हीन भावना से भी ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा आगे चलकर, क्योंकि उपयुक्त वातावरण नहीं मिला, लड़ाई झगड़े में बड़ा हुआ है, तो कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों, हम देखें अगर घर के वातावरण की ही बात करें तो एक चीज़ और हम देखेंगे कि कई घरों में लड़के और लड़की के बीच में अंतर किया जाता है। लड़कों को तो क्या करते हैं कि अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन लड़कियों को उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलता है और उनको घरेलू कार्य सीखने पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि लड़के और लड़की दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो घर के अंदर के कामों की हो या घर के बाहर के कामों की बात हो, दोनों को इक्वल ही समझाना चाहिए। तो अगर किसी घर में लड़के और लड़कियों से व्यवहार में अंतर किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों लड़कियों का विकास प्रभावित होता है और विकास प्रभावित तो लड़कों का भी होगा। लड़के अपने आप को बहुत इगोस्टिक समझने लगते हैं, सुपर समझने लगते हैं। लड़कियों की तुलना में उनको ऐसा लगता है कि हम सुपर हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ भी लड़कों के लिए विकास के लिए सही नहीं है। और इसी प्रकार से अगर लड़कियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है तो वो अशिक्षित रह सकती हैं, उनमें हीन भावना आ जाती है। तो वो अपने आसपास जब अनुचित और न्यायसंगत व्यवहार नहीं दिखती तो उस समय उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता का शिक्षित होना, जागरूक होना और सभी बच्चों के लिए एक समान व्यवहार होना बहुत आवश्यक है। अगर माता पिता स्वयं शिक्षित हैं
तो अपने बालकों के पालन पोषण पर उचित ध्यान दे देते हैं, पढ़ाई लिखाई में सहयोग करते हैं, बच्चों में लिंग भेद नहीं करते हैं, तो बालक का सभी क्षेत्रों में उचित विकास हो पाता है। तो ये बच्चों हमने बात की घर के वातावरण की। अब हम बात करते हैं विद्यालय के वातावरण की। जितना ज़रूरी घर का वातावरण होता है बच्चों, वो तो क्या होता है कि बच्चा शुरुआत में वहाँ रह रहा है, लेकिन उतना ही ज़रूरी विद्यालय का वातावरण हो जाता है। एक बच्चा विद्यालय में 7 से 8 घंटे व्यतीत करता है, इसलिए बालक की वृद्धि एवं विकास में विद्यालय के वातावरण का सुखद और शांतिपूर्ण होना अनिवार्य होता है। अब क्या होता है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। क्षेत्र विस्तृत होने से तात्पर्य पहले तो वो अपने माता पिता भाई बहन के आसपास रहता था, अब वो स्कूल जाने लगता है तो उसका क्षेत्र विस्तृत और व्यापक हो जाता है। 4-5 वर्ष का बालक विद्यालय जाने लगता है तो वो वहाँ पढ़ाई लिखाई भी करता है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी सीखता है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो उसे बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। तो वो सामाजिक गुणों को भी सीखता है, जीवन में उतारता है, डिसिप्लिन सीखता है, किस प्रकार से अनुशासन में रहना है, समय पर कार्य करना है, सत्य बोलना है, कैसे दूसरे बच्चों के साथ समायोजन करना है। तो ये सब चीज़ें बच्चा विद्यालय में सीखता है। तो अब इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि विद्यालय का वातावरण अच्छा हो, शिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, खेलने का उचित मैदान हो, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं योग्य हों, हवादार कक्ष हो। अगर ऐसा उचित वातावरण विद्यालय में बच्चे को मिलता है तो उसका विकास सर्वांगीण रूप से होता है, चहुमुखी विकास होता है। यानी कि बच्चों को बैठने की समुचित व्यवस्था हो, पेयजल उचित हो, टॉयलेट की फैसिलिटी सही हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, जो उसके संगी साथी हैं, सहपाठी हैं, जो कि उसके साथ पढ़ रहे हैं, वो भी ऐसे हों कि उनका भी समुचित विकास हुआ हुआ हो। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, संगी साथियों का बहुत प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और उन्हीं के साथ रहकर कई बार बालक सकारात्मक तो कई बार नकारात्मक गुण भी सीख जाता है। तो कई बार आप देखें कि घर में गाली का प्रयोग नहीं होता, लेकिन बच्चे बाहर जाते हैं तो अब्यूजिंग लैंग्वेज का प्रयोग करना सीख जाते हैं, क्योंकि विद्यालय के वातावरण में ऐसा अगर हो तो इसलिए बालकों के विकास के लिए विद्यालयी वातावरण का स्वस्थ होना बहुत अधिक ज़रूरी है। ये हमने बात की घर का वातावरण और विद्यालय के वातावरण की। अब हम बात करते हैं आस पड़ोस के वातावरण की। आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, क्योंकि बालक जब घर में रहता है और जब विद्यालय जाता है उसके बाद आकर के वो किन लोगों के साथ खेलना पसंद करता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ। ठीक है ना। तो आस पड़ोस का वातावरण भी सुखद और शांत होना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों 4-5 साल के जो बालक होते हैं वो पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत अधिक समय वो बाहर गुजारते हैं, जब तक उन्हें घर में नहीं बुलाया जाए ना तो वो बाहर ही खेलना पसंद करते हैं। और जैसे जैसे बालकों की आयु बढ़ती है वे स्व प्रेमी से समूह प्रेमी हो जाते हैं। ये बात हमने पहले भी की थी। उन्हें समूह के साथ खेलना, उठना, बैठना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका पसंद बनने लग जाता है कि समूह में रहें। और यदि आस पड़ोस के बच्चे अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे, शिक्षित होंगे, सभ्य होंगे तो बालक में भी इन गुणों का विकास अच्छे से होगा। लेकिन अगर आस पड़ोस का वातावरण सही नहीं है तो बालक बुरी संगति में भी पड़ सकता है और उसका दुष्प्रभाव भी बच्चे पर पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। बच्चों, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जिनके बारे में कि आपने प्रथम वर्ष में पढ़ लिया है, आप सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं, इनका बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पीयूष ग्रंथि से सोमेटोट्रोफिक हार्मोन निकलता है। ठीक है, वो किसके लिए ज़रूरी है? शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये थाइमस ग्रंथि को भी उत्तेजित करता है। इसी तरह से बच्चों, थायराइड ग्रंथि से थायरक्सिन हार्मोन निकलता है, जो कि याददाश्त को बढ़ाने में और केंद्रीय नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, और यही शरीर के ताप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तो अगर बच्चों में इनमें से किसी हार्मोन की कमी होती है तो बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। जैसे कि बच्चों, अगर बालकों में थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो क्रेटिनिज्म की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
तो शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और बच्चा बोना भी रह सकता है। और जब बच्चा इस प्रकार की अवस्था में होता है ना बच्चों, तो उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है। हमने कल ही पढ़ा था कि शारीरिक विकास मानसिक विकास पर और मानसिक विकास शारीरिक विकास पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं लिंग भेद। लिंग भेद भी बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बच्चों बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जनरली बच्चों क्या देखा जाता है कि जन्म के समय जो लड़कियां होती है वो लड़कों की अपेक्षा कम वजन और कम लंबाई की होती है, लेकिन बाद की अवस्था में और विशेषकर अगर हम बात करें प्यूबर्टी स्टेज की, जिसे कि हम वय संधि अवस्था कहते हैं, उसके प्रारंभ होते ही लड़कियों की जो वृद्धि होती है ना वो बहुत तीव्र गति से होती है। और आपको शायद पता होगा कि 13 से 16 साल में लड़कियां काफ़ी कुछ ग्रो कर जाती है और लड़के 16 से 18 में काफ़ी कुछ ग्रो करते हैं, यानी कि वय संधि की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो लड़कियों की जो बढ़वार होती है वो इस प्यूबर्टी एज में बहुत तीव्र गति से होती है और वो लड़कों की तुलना में पहले ही शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती है। काम शक्ति का उदय भी लड़कों की अपेक्षा 1-2 साल पहले ही लड़कियों में हो जाता है। 10-11 वर्ष की अवस्था में आने तक समान आयु की लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लंबी भी होती है और थोड़ी सी परिपक्व भी होती है। शारीरिक विकास की तरह बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। तो यानी कि लिंग भेद भी विकास पर अपना प्रभाव डालता है। अब हम बात करते हैं प्रजाति की। बच्चों, प्रजाति का यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसे आपने देखा होगा ना, नेपाली लोग नाटे कद के होते हैं, चपटी नाक के, बड़ी आंखें वाले होते हैं। उसी तरह से जो अंग्रेज़ होते हैं लंबे, बहुत ज़्यादा गोरे, ब्राउन कलर के, भूरे बाल वाले, सुंदर होते हैं, मतलब उनका शरीर अलग होता है। और इनका शरीर जो होता है वो गठन, डिलडोल, त्वचा का रंग, बालों का रंग, मुखाकृति काफ़ी भिन्न होती है। इसी प्रकार अफ्रीकन अलग होते हैं, चाइनीज़ अलग होते हैं। तो बच्चों ये प्रजाति का असर है। तो प्रजाति का असर न केवल शारीरिक विकास में बल्कि मानसिक विकास में भी देखने को मिलता है। जैसे कि बाल मनोविज्ञानों ने कुछ अध्ययन से ज्ञात किया बच्चों कि अंग्रेज लोग जो होते हैं उनका मानसिक विकास अफ्रीकन लोगों की तुलना में तेज गति से होता है। यानी कि इसका अनुपात क्या रहता है, 100:80% में इनका विकास प्रभावित होता है। तो हम देखते ही किसी की प्रजाति का पता लगा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, प्रजाति का भी शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं अंत में सांस्कृतिक वातावरण की। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर परिवार की, हर समाज की और अपने राष्ट्र की एक अलग ही संस्कृति होती है। हर परिवार का अपना एक अलग मूल्य, स्तर और दर्शन होता है। और जैसा परिवार का मूल्य, स्तर, दर्शन होता है, उसी प्रकार से परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी के अनुसार करता है और वही चीज़ उन्हें सिखाई जाती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो इन्हीं मूल्यों को, दर्शन को और इन्हीं संस्कृतियों को स्वयं अपनाता है और अगली पीढ़ी में भी हस्तांतरित करता है। जैसे बच्चों, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से काफ़ी भिन्न है। वहाँ पर क्या होता है पाश्चात्य संस्कृति में कि अगर पति पत्नी में थोड़ी सी बातों पर नहीं बनी तो तलाक हो जाता है और महिलाएं और पुरुष कई शादियाँ कर लेते हैं। लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। तलाक होना, बार बार शादी या संबंध विच्छेद करना यहाँ पर अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, क्योंकि पश्चिम के लोग भोगवादी प्रवृत्ति के माने जाते हैं और भौतिकतावाद को बढ़ावा देते हैं। और जहाँ तक हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक प्रकृति वाले लोगों की होती है। भारतीय बालकों में किशोरावस्था तक स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं होता है, स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं, माता पिता पर आश्रित रहते हैं, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, आजकल बच्चे काफ़ी समझदार हो रहे हैं क्योंकि युग बदल रहा है, वैज्ञानिक युग आ गया है। कई सारी पुरानी समस्याएं जो कि भारत में थी उनका काफ़ी कुछ हल हो चुका है, नवीन चीज़ों का विकास भी हो गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों स्वयं मानव का अध्ययन करना, उसकी क्रिया अनुक्रिया, प्रकृति, व्यवहार, बुद्धिमत्ता आदि को समझना भी बच्चों ज़रूरी हो गया है,
क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रगति के रास्ते में कई सारी समस्याएं आती हैं, फिर उनको हल करने के साथ साथ स्वयं भी बच्चा अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करता है और माता पिता भी। तो ऐसे में कई सारी समस्याएं और विषमताएं उसके सामने आ जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या हो सकता है बच्चों की, या तो बच्चा उन परिस्थितियों से लड़ना सीखे। अब डिपेंड ये करता है कि उसका सांस्कृतिक वातावरण कैसा था, उसके मूल्य स्तर दर्शन कैसे थे। क्या उसे विपरीत परिस्थितियों में जीना, लड़ना और उनसे उबरना सिखाया गया, या नहीं सिखाया गया तो हीन भावना, कुंठा, भय, आशंका, कुछ नकारात्मक इस प्रकार की सोच उसके अंदर बैठ जाती है। तो ऐसी अवस्था में प्रगति क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों का व्यवहार डिपेंड करता है उनके परिवार के मूल्य स्तर दर्शन संस्कृति पर, और यही व्यवहार उनको विभिन्न परिस्थितियों के साथ अनुक्रिया करना भी सिखाता है। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि सांस्कृतिक वातावरण का भी बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने पढ़े वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ण कर चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा वो था पंचानुक्रम, वातावरण, पोषण, घर का वातावरण, रोग एवं चोट, विद्यालयी वातावरण, आसपास का वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, लिंग भेद, प्रजाति और सांस्कृतिक वातावरण। इसी के साथ हमारा वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक का चैप्टर समाप्त होता है, और ये चैप्टर 2 भागों में था। धन्यवाद।